देख लो कि आराम से रिलैक्स रहे। राइट का करना है तो राइट वाला लेफ्ट, राइट वाला हैंड है वो अपने फेस के पास रख लो, जिससे क्या हो जाए, मेरा हल्का सा एरिया ऊपर की तरफ हो जाए। ये हल्का सा ऊपर की तरफ हो गया तो उससे क्या होगा, इजिली ये एरिया और ज्यादा ऊपर हो जाएगा। तो लेफ्ट के कंपेयर में राइट वाला कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, जिससे इसका ड्रेन इजिली हो जाए। ठीक है। और जो राइट की नहीं है उसको भी मैं थोड़ी सी फ्लेक्स करके सोऊंगा, जिससे क्या पोजीशन कंफर्टेबल हो जाए। बस इतना करना होता है। अब इसमें सर अब इसका बताना लेफ्ट का क्या होगा, जस्ट उल्टा कर दो। लेफ्ट में क्या सर, राइट वाले हैंड को पीछे ले लो, लेफ्ट वाले हैंड को क्या करो, लेफ्ट वाले हैंड को प्लो पे रख लो और ऐसे सो जाओ। इधर जो पहले फेस इधर था वो फेस इधर कर लो और लेफ्ट वाले हैंड को यहाँ रख लो और ऐसे सो जाओ प्रोन में ही, बस इस तरीके से। तो सर अब दोनों में अलग क्या, सेम ही तो हो गया। बस आपने लेफ्ट की जगह राइट कर दिया, अलग क्या रहा, अलग बस ये रहता है कि इसमें हम जो प्लो होती है ना लेफ्ट की साइड, इसमें एक प्लो और एक दो प्लो और एक्स्ट्रा फंसा लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप इस पोजीशन में रखते हो ना, तो मैंने माना राइट के कंपेयर में लेफ्ट वाला उठेगा, ऊपर उठेगा, क्योंकि जब मैंने ऐसे सोया था मैंने क्या बोला था कि राइट वाला हल्का सा ऊपर उठ जाता है लेफ्ट के कंपेयर में। लेकिन मैंने क्या बोला कि लेफ्ट वाले का जो पोस्टर वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उतने उठने में काम नहीं चलता, उसे ज्यादा उठाना पड़ता है। साइज बड़ा है तो ज्यादा सिक्रेशन होंगे, तो उसे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर उठाना पड़ता है। तो एक दो प्लो और लगा दो लेफ्ट साइड में, बस ये देखो, और बाकी सब कुछ सेम। ये देखो लाई ऑन, अब कैसे हो गए, अब आपको लेफ्ट साइड में करना है तो कैसे सोगे, राइट साइड अब है ना। अब क्या करोगे, विद 3 प्लो अरेंज टू रेज दी, टर्न 45 डिग्री टू हिज फेस, विद 3 प्लोस अरेंज टू रेज दी शोल्डर। आप 3 प्लो लगा लोगे अपने लेफ्ट साइड पर, जिससे आपका एरिया यहाँ बढ़ जाए लगभग 12 इंच तक या 30 सेंटीमीटर फ्रॉम बेड, दिख रहा है इतना। अब आप क्या करोगे, राइट आर्म को पीछे ले जाओ, क्योंकि राइट आर्म का कोई काम है क्या, नहीं, लेफ्ट का है, तो राइट आर्म पीछे ले जाओ। अब लेफ्ट आर्म को कैसे रखोगे, इस तरीके से, रेस्टिंग ऑन सपोर्टेड पिलो, ये दिख रहा है लेफ्ट आर्म आराम से मस्त, और एक दो पिलो लगा लिए, जिससे आपका क्या हो जाए। और इसमें उस वाले में राइट नी को बेंड करा था, इसमें दोनों नी को बेंड करना पड़ता था, क्योंकि इतना ऊंचा हो जाता है, एक नी बेंड करके आपकी पोजीशन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो उसमें दोनों नी को बेंड करा देते हैं, और उसमें एक ही नी को, क्योंकि उसमें एक ही प्लो था, इसमें प्लो बढ़ाने पड़ते हैं। वो आपसे पूछते हैं साइज, कितने प्लो, 3-4 प्लो नहीं बोला जाता, वो साइज होता है 30 सेंटीमीटर या 12 इंच। इतना उतना हमको, इतने इतना हमको ऊंचा उसको करना पड़ेगा, बस इतना सा अंतर होता है, और कोई अंतर आपका इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। तो अभी हमने तीनों समझ लिया, अपाइकल, पोस्टीरियर, अपर लोब अब हो गया खत्म। अब हम फटाफट चलते हैं मिडिल लोब पे। मिडिल लोब सर कोई पूछे, भैया मिडिल लोब होता है हमारा राइट में, लेफ्ट में नहीं होता, मगर मिडिल लोब में ही हम लिंगुला वाला पार्ट पढ़ेंगे। जो हमने सुपीरियर और इंफीरियर सेगमेंट थे ना लेफ्ट लोब के, वैसे सुपीरियर और इंफीरियर सेगमेंट होते अपर लोब में ही है। आपसे कोई पूछे लेफ्ट के अपर लोब में होता है, लेकिन जब हम पढ़ने को मिडिल लोब हेडिंग डाल देंगे उसमें, फिर उसमें सेकंड हेडिंग डाल देंगे जब लेफ्ट लोब की बारी आएगी, तो लिंगुला लिख देंगे, और लिंगुला के अंदर फिर सुपीरियर सेगमेंट और इंफीरियर सेगमेंट लिख देंगे। ठीक है। तो इस बात को कभी भी दिमाग में मत रखना, कोई आपसे पूछे सुपीरियर सेगमेंट और इंफीरियर सेगमेंट किसमें होते हैं, तो मिडिल लोब मत बोल देना, तो होते अपर लोब में ही है। ठीक है। मगर ये बोल सकते हो कि सर उसे एज अ लिंगुला, वो उसे हम लिंगुला का पार्ट मानते हैं, वो लिंगुला है, उन दोनों को मिला के लिंगुला बोलते हैं, और लिंगुला को हम एज अ मिडिल लोब मिमिक करते हैं। ठीक है। बस ये चीज बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आई नो बहुत लोग गलती कर देते हैं बाद में, फिर कभी पूछा जाता है कि अच्छा लेफ्ट में कितने लोब होते हैं, तो वो बोल देंगे सर 3 होते हैं। बोले कैसे, अपर, मिडिल और लिंगुला। तो वो लिंगुला कोई लोब नहीं है, लिंगुला इज अ पार्ट ऑफ अपर लोब। तो है लेफ्ट में 2 ही, वरना इसमें लिखा होता ना तो कंफ्यूजन हो जाती है, और वो कभी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बार बार एक्सप्लेन करा। अब मिडिल लोब में हमें पता है, मिडिल लोब में राइट का पढ़ना है। राइट में 2 पार्ट हमने पढ़े थे, एक लेटरल और एक मीडियल। ये देखो हमने क्या पढ़े थे, एक लेटरल जो दिख रहा है, और एक मीडियल, मीडियल जो अंदर की तरफ है, लेटरल जो बाहर की तरफ है। ठीक है। और उसी में अगर हमने बात करें, हमने बात करी थी, अगर इसमें बात करें तो हमने लेफ्ट लंग में अपर लोब के में ही हमने काउंट करा था 4 और 5, सुपीरियर और इंफीरियर, मतलब ऊपर और नीचे वाला पार्ट, ये दिख रहा है, ये सुपीरियर और इंफीरियर वाला पार्ट। ठीक है। तो हमें इसको समझना है। तो पहले हम समझते हैं लेटरल और मीडियल। अब सीधी सी बात है, लेटरल वाला पार्ट किधर होता है, इसको भी पूरा ऐसे समझो, लेटरल वाला पार्ट किधर होगा, लेफ्ट वाला मिडिल लोब है। पहले समझो राइट, ये मेरा राइट लंग, ठीक है, राइट लंग का मिडिल लोब कहां पर है, ये पूरा का पूरा ये है मिडिल लोब। अब मिडिल लोब में भी ये मिडिल लोब, ये मिडिल लोब, मिडिल लोब 2 में डिवाइड है, ये मीडियल वाला पार्ट है और ये लेटरल वाला पार्ट है। ठीक है।
तो पहले हम पढ़ेंगे मीडियल, फिर हम पढ़ेंगे लेटरल, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझते चलना, हमारा काम वही है। अब पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक, यानी पेशेंट को सीधा लेटना है, ठीक है। पेशेंट लाइक कैसे करना है, ऑन हिज बैक विद हिज बॉडी क्वार्टर टर्न टू द लेफ्ट। लेफ्ट क्वार्टर टर्न करना है हमें लेफ्ट में, बाय अ पिलो अंडर राइट साइड। यानी हमें क्या करना है, मुझे लेफ्ट की साइड ऐसे लेटना है, एक पिलो किधर लगा कर, राइट की साइड पे, राइट की साइड पे पिलो लगा लूंगा, जिससे मेरी जो बॉडी है ऑटोमेटिक वो किसकी तरफ हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ। क्वार्टर टर्न का मतलब होता है पूरा साइड लाइन नहीं, पूरा साइड लाइन नहीं, बस एक हाफ पोजीशन। इस तरीके से ना मैं सीधा लेट रहा हूं सुपाइन में, ना मैं साइड लाइन में लेटूंगा, क्वार्टर टर्न में बस आधा आधा लेटूंगा, ठीक है। तो अब इसी हमें यही करना है, क्वार्टर टर्न में हमें उसको लेना है, ठीक है। और राइट साइड में हमें उसके क्या लगाने हैं, प्लो लगाना है, ठीक है। क्यों लगाना है, दिमाग बताओ क्यों लगाना, राइट साइड में क्यों लगाना है। लेटरल और मीडियल सेगमेंट किधर है, मिडिल लोब में, कौन से लंग में, राइट में। तो प्लो कहां लगाओगे, लेफ्ट में, लेफ्ट का पार्ट ऊपर कर दोगे, तो फिर सिक्रेशन कैसे होंगे, जिसमें सिक्रेशन कराना है उसे ऊपर कराना है, हमेशा सीधा लॉजिक, उसे ऊपर कराना है, उसे ग्राउंड से ऊपर कराना है। क्यों, जैसे ही ऊपर कराओगे तभी तो ग्रेविटी नीचे खींच पाएगी। तो क्या कैसे ऊपर करा पाओगे, अब पूरा तो ऊपर करा नहीं दोगे, तो आपको क्वार्टर टर्न कराना है, क्योंकि मिडिल लोब इधर नीचे की तरफ है, तो ऐसे क्वार्टर टर्न करा दोगे, राइट साइड में एक पिलो फंसाकर, बस काम खत्म। तो पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक, नॉर्मल पहले लेटा था, हमने उसकी बॉडी हल्का सा लेफ्ट की साइड टिल्ट करी, कितनी करी पूछते हैं, क्वार्टर टर्न, पूरा नहीं, साइड लाइन क्वार्टर टर्न यानी आधा, ना साइड लाइन ना सुपाइन, आधा। कैसे, राइट राइट की तरफ हम प्लो फंसा देंगे, ठीक है। फ्रॉम दी शोल्डर टू हिप, पूरा एक शोल्डर के नीचे फंसा देंगे, एक हिप, जिससे उसकी पूरी बॉडी, वरना ऐसे नहीं पूरा बॉडी, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ शोल्डर के ऊपर फंसाओगे तो सिर्फ अपर लोब होगा, मिडिल लोब इन्वॉल्वमेंट में नहीं आएगा, तो आपको एक प्लो शोल्डर के नीचे भी फंसाना पड़ेगा बैक पर, जिससे उसका मिडिल लोब भी पूरा पूरा का पूरा मिडिल लोब यानी पूरा का पूरा लंग ही एक तरफ टिल्ट हो जाए, ठीक है। और उसमें कैसे करोगे, आर्म को पूरा रिलैक्स रखना है, बस कुछ नहीं। मगर अब सबसे बड़ा रूल जो मिडिल और लोअर लोब में चलेगा वो है क्या करना, आपके पैरों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना। ये क्यों सर, ये क्यों नई चीज चालू हुई, क्यों, अभी मैंने आपको बताया था कि ये देखो, जो अपर लोब था ना उसमें तो आप सीधा करके क्या कर रहे थे, लेकिन जो मिडिल लोब है और ये लोअर लोब है, अब देखना मिडिल लोब तो फिर भी, लेकिन लोअर लोब तो बहुत नीचे, अब इसका ड्रेनेज करा दोगे वो तो यही फंस के रह जाएगा, आपको वो ड्रेनेज को ऊपर कैसे लेके आओगे ब्रोंकाई तक, कैसे, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपके पैर उठाने पड़ेंगे, आपका अपर लोअर बॉडी पार्ट को टिल्ट करना पड़ेगा। जब आप अपर बॉडी लिफ्ट कर लोगे तभी तो ये लोअर लोब कहाँ हल्के से ऊपर की तरफ आएंगे ऐसे, तभी तो ग्रेविटी की वजह से जब यहाँ से ड्रेन होकर यहाँ आ पाएगा, वरना अगर आप टिल्ट नहीं करोगे तो यहाँ से ड्रेन होकर यहीं रह जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। ऊपर कैसे जाएगा, अगर हमें ऊपर पहुंचाना है, अगर आप नॉर्मली, मैं आपके लोअर बॉडी को शिफ्ट नहीं करूंगा, सिर्फ पोजीशन में तो लिटा दी, मगर लोअर बॉडी को मैंने टिल्ट नहीं करा, तो क्या होगा, सारे सिक्रेशन यहीं रह जाएंगे, ऊपर तो जाएंगे ही नहीं। अब मुझे ऊपर पहुंचाने तो मुझे हल्का सा लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ, लोअर बॉडी को ऐसे करना पड़ेगा, यानी एंगल बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक एंगल। हम इस तरीके से करेंगे तो होगा नहीं, हमें इस तरीके से करना है, तो हमें एक एंगल पर एक लोअर बॉडी को रखना पड़ेगा। यानी सर मिडिल लोब में एंगल लेफ्ट के कंपेयर में कम होगा, क्योंकि लेफ्ट में हमें ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो लेफ्ट नहीं, लोअर लोब में हमें ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा मिडिल के कंपेयर में, क्यों, क्योंकि लोअर लोब ज्यादा नीचे है। तो सर बहुत सही बात है, बिल्कुल। मिडिल लोब में आपको एंगल अभी बताऊंगा कितना बनाना पड़ता है उसके, लेकिन लोअर लोब में आपके में जो एंगल बनाना पड़ता है वो क्या मिडिल लोब से ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा नीचे है, तो ज्यादा एंगल पर आपको इंक्लाइन करना पड़ता था। हॉस्पिटल्स में तो आपके बेड ही ऐसे होते हैं जो आपके लोअर लोब को पूरा इंक्लाइंड कर देते हैं, वरना अगर वहां नहीं है तो फिर आपको प्लो फंसाने पड़ते हैं, लेकिन उसकी आपको डिग्री और सेंटीमीटर याद करना पड़ेगा कितना, वो ही याद करने वाली चीज है आपकी, ठीक है। तो चलो अब ये यहाँ से चीजें, अभी हमें बस यही मिडिल और लोअर से नई चीजें करनी है, ठीक है। अब इसमें मिडिल लोब में कितना है, कितना हमें इंक्लाइन करना है, 14 इंच। अब ये तीन चीजें अलग अलग आपसे किसी में भी पूछ सकते हैं, एमपीटी का जब तक एग्जाम दोगे तो उसमें ये सब लिख के आते हैं, किसी में भी पूछ सकते हैं, आपको तीनों याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वरना इंच से सेंटीमीटर का करना आता है, अच्छी बात है, 35 सेंटीमीटर या फिर 14 इंच समझ लो, चाहे इंच में याद कर लो चाहे सेंटीमीटर में याद कर लो, ठीक है। उससे होगा क्या, ये देखो, ये, हाँ, मैंने क्या करा, नॉर्मल बेड आपका कैसे होगा, ऐसे, ये आपका दिख रहा है, ये मैंने इतना ऊंचा कर दिया, कितना ऊंचा कर दिया मैंने इसको, लगभग कितना
35 सेंटीमीटर या 14 इंच। उससे हुआ क्या, उससे क्या हुआ सर? उससे ये हुआ जो अभी आपने बताया था कि जो लंग है, ये जो लंग है, ये इससे क्या होगा, एक एंगल पर ऊपर की तरफ आ जाएगा। कितना एंगल बनता है वो, जो अभी आपने बताया था कि अगर ऐसे मैं नॉर्मल रखता तो ऐसे सिक्रेशन जाते, लेकिन अगर ऐसे पहुंचानी है तो मुझे, मैंने पैर उठा दिए, ऊपर की बॉडी उठा दी, उससे सर क्या होगा, लंग्स में एंगल बन गया। वो एंगल की वैल्यू मिडिल लोब में अलग होती है, लोअर लोब में अलग होती है। ठीक है, हमें कितना एंगल बनाना है, वो ठीक है। देखो, चेस्ट टिल्टेड टू एंगल 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब यही जो एंगल और ये वैल्यू है, ये लोअर लोब में बढ़ जाएंगी, ठीक है, मिडिल लोब के कंपेयर में। ठीक है, तो हमारा राइट का मिडिल लोब हो गया, समझ आ गया अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं लिंगुला। लिंगुला हमने वही बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वही सारी बात है। ठीक है, लिंगुला में दो सेगमेंट है, सुपीरियर सेगमेंट और इंफीरियर सेगमेंट। ठीक है, अब हमें इसको करना है। इसको भी क्या करोगे, सेम वही पोजीशन, बस क्वार्टर टर्न बदल दो। उसमें जो क्वार्टर टर्न कर, उसमें इसमें आपको कैसे सुला रहे थे, लेफ्ट के साइड टिट करके सुला रहे थे। क्यों? क्योंकि राइट के नीचे फ्लो लगा रहे थे, राइट में ही तो मिडिल लोब है, तो राइट को ऊंचा करना है। इसमें उल्टा कर दो, इसमें आप राइट की तरफ सुला दो और लेफ्ट को ऊंचा कर दो, लेफ्ट के नीचे फ्लो लगा दो, बात खत्म। शोल्डर देखो क्या करना है, वही शोल्डर लाई ऑन बैक विद बॉडी क्वार्टर टर्न, सेम वही लाइन टू राइट साइड। उसमें लेफ्ट साइड था, इसमें राइट साइड, और उसमें फ्लो किसके नीचे फंसा रहे थे, राइट के नीचे, तभी तो बॉडी लेफ्ट साइड होगी। तो इसमें फ्लो कहां फंसाने पड़ेंगे, लेफ्ट की साइड, तभी तो बॉडी राइट साइड की तरफ जाएगी, तभी तो आपकी लेफ्ट साइड ऊपर उठेगी। कैसे उठेगी, तो मेंटेन बाय अ फ्लो अंडर लेफ्ट साइड। और वही सब 15 डिग्री का आपका एंगल करना है, 14 इंच या 30 सेंटीमीटर आपको ये उठाना है, खत्म। तो आपका मिडिल लोब ये भी यहां से हो गया खत्म, और लिंगुला अगर आपका लेफ्ट लोग तो आपका लिंगुला भी खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लोअर लोब का। ठीक है, लोअर लोब में, अगेन लोअर लोब में तो आप जानते हो दोनों के में पांच पांच होते हैं। ठीक है, अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, है ना, लेटरल और मीडियल। ठीक है, मगर ध्यान रखना, इसके लेटरल और मीडियल में बेसल वर्ड लगा के आओगे। एंटीरियर बेसल, एंटीरियर सेगमेंट नहीं, एंटीरियर बेसल सेगमेंट, क्योंकि बेस में है। पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट, लेटरल बेसल सेगमेंट, मीडियल बेसल सेगमेंट, इसमें भी कोई नहीं अलग होगा, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है ना, अपाइकल राइट और लेफ्ट का सेम होगा, एंटीरियर दोनों का सेम, मीडियल दोनों का सेम, लेफ्ट लेटरल दोनों का सेम। ठीक है, जो गड़बड़ थी वो अपर लोब के पोस्टीरियर वाले में एक फ्लो का था, वरना सबके में सेम ही आप देखते आ रहे हो। ठीक है, तो अब इसके अपाइकल, अपाइकल वाला पार्ट यानी क्या, ये अगर ये मैं लंग मैंने बनाया तो इसका जो क्या, ये लोअर लोब, लोअर लोब के में ये अपाइकल। तो अब मुझे बताओ, क्या अपाइकल वाले पार्ट में आपको टिल्ट करने पड़ेंगे, आपको नीचे से लोअर लिम उठाना पड़ेगा क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि लोअर देखो, ये तो जस्ट इसी के सामने होते हैं, तो यहाँ तो एंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है सर। तो अपाइकल वाले पार्ट में इसलिए एंगल नहीं बनाया जाता। लोग रट्टा मारते हैं, आपको रट्टा नहीं मारना कि जो होता है कि लोअर लोब में अपाइकल में क्यों एंगल नहीं बना रहे, मिडिल में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उसके ब्रोंकाई के जस्ट सामने होते हैं, वहां एंगल बनाने की नीड पड़ती ही नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट पे चलना है, ठीक है ना, चीजों को रट्टा नहीं मारना, समझना है क्यों नहीं बनाना है, क्यों एंगल नहीं लेके आना है। तो अपाइकल में बस क्या करोगे, प्रोन में लिटा देते हैं, लाई प्रोन विद हेड टर्न टू वन साइड, आर्म्स रिलैक्स, फ्लो अंडर एक हिप में लगा दिया, उल्टा लिटा दिया आपको। अच्छा, उल्टा क्यों लिटाते हो, ये देखो, अगर सीधा लिटा देंगे आपको तो ये जो पीछे की तरफ पार्ट आता है, ये जो पार्ट है ना, वो पीछे की तरफ आता है, ये अपाइकल वाला, तो सिक्रेशन नहीं होंगे। तो आपको कैसा लिटाना पड़ेगा, आगे की तरफ, यानी प्रोन पोजीशन में लिटाएंगे। प्रोन में लिटाएंगे तो जिससे इजीली क्या होगा, नीचे की तरफ सिक्रेशन आउट कर जाएंगे। देख रहा है, ठीक है। तो प्रोन में लिटाया और आराम से, आपको कोई इसमें इंक्लाइनेशन नहीं करना है, एक यहाँ फ्लो लगाया, एक कमर के नीचे, आराम से पूरा आपका क्या हो जाएगा, सिक्रेशन वहां पर आपके अपाइकल में हो जाएंगे। अब आते हैं एंटीरियर में, एंटीरियर वेसल, पोस्टीरियर वेसल। ठीक है, अब सर ये बिल्कुल अपर लोब की तरह, अपर में जब हमने एंटीरियर का करा था तो कौन सी पोजीशन में लिटाया था, सुपाइन में। सर लिटाना ही पड़ेगा एंटीरियर में सुपाइन, तभी तो एंटीरियर पोजीशन ऊपर रहेगी, सुपाइन में। और पोस्टीरियर करना है तो प्रोन में। क्यों सर? क्योंकि पोस्टीरियर वाला कहाँ होता है, नीचे, तो नीचे तो आपको लिटाना ही उल्टा पड़ेगा, तभी तो पोस्टीरियर ऊपर आएगा, वरना पोस्टीरियर वाला बेड से चिपका रहेगा तो सिक्रेशन होगा कैसे? सर अभी अपर लोब में समझाया, तो सेम वही कहानी है, पोजीशन वही रहेगी जो अपर लोब में पड़ी थी। बस सर एक ही चीज बढ़ जाएगी, क्या सर, कि आपको सर इंक्लिनेशन लगाना पड़ जाएगा, बस ये जो, अगर बस जो अपर लोब में जब हमने पढ़ा था ये अंतर हो जाएगा कि सर ये इंक्लिनेशन बनाना पड़ेगा।
अगर इंक्लिनेशन नहीं करोगे तो फिर अपर लोब का सिक्रेशन हो जाएगा, लोअर लोब का होगा ही नहीं। और लोअर लोब का सिक्रेशन करना है तो सर ये इंक्लिनेशन बढ़ाना पड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं है सर। सेम है अपर लोअर लोब में एंटीरियर और पोस्टीरियर का। ठीक है, तो क्या करना है वही। अब एंटीरियर में सुपाइन लेटाना पड़ेगा तभी तो ऊपर, तो लाई फ्लैट ऑन बैक यानी सुपाइन पोजीशन विद बटक्स रेस्टिंग ऑन पिलो, नी बेंट, वही सेम है। फुट ऑन बेड रेस्ट भाई। अब इसमें देखो बढ़ गई, उसमें अभी कितना था, अभी मैं मिडिल लोब में जब आप पढ़ के आए तो कितना था, वहां पर आपका था 14 इंच या फिर 35 सेंटीमीटर। इसमें कितना हो गया 46 या 18 इंच। उसमें एंगल कितना था 15 डिग्री का, इसमें 20 का। मैंने कहा ना बढ़ जाएगा क्योंकि लोअर लोब में बढ़ाना पड़ेगा एंगल और इंच को, तो बस यही वैल्यू आपको याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं। यही आपका इंटीरियर के लिए हो गया, और सेम यही आपका पोस्टीरियर के लिए हो गया। पोस्टीरियर के लिए जस्ट उल्टा, प्रोन विद हेड टिल्टेड वन साइड, है ना, वही सब सेम चीज है, बस उल्टा लिटा दो यानी प्रोन में लिटा दो, आर्म रिलैक्स कर दो भाई, और बस यही एंगल बढ़ा दो, और कुछ नहीं। आपका हो गया पोस्टीरियर का। अब आते हैं मिडिल। अब ये नई चीज है जो आपके अपर लोब में तो थी नहीं। कौन से, मीडियल बेसल सेगमेंट और लेटरल बेसल सेगमेंट। इसमें बस एक ट्रिक बता दे रहा हूं, बस वो याद कर लो, और आपको इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको हल्का सा टिल्ट करना पड़ता है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ के आए थे ना लेटरल और मीडियल, किस में पढ़े थे, अभी अपन ने मिडिल वाले के में पढ़े थे। मिडिल लोब के, मिडिल जब मिडिल लोब राइट का कर रहे थे उसमें भी लेटरल और मीडियल पढ़ा था। तो उसमें भी हम क्या करते थे, एक तरफ टिल्ट करते थे प्लो लगाकर। तो उसमें भी बस यही करेंगे। जब मीडियल वाले का करना है तो हमें जो प्लो लगाने हैं वो राइट साइड में लगाने होते हैं। तो लिखा है लाई ऑन राइट साइड विद अ प्लो अंडर हिप्स। तो अब आपको राइट साइड में आपको उसको लाई करना है, ठीक है। तो बस इसको एमआर से याद रख लो या एल याद रख लो, जो आपका मन है। एल लेटरल में जो लाई करना है वो लेफ्ट साइड करना है, और या मीडियल में जो लाई करना है वो आपको किस में करना है, राइट साइड करना है। ठीक है, मीडियल में जो लाई करना है वो एमआर से टेक्निक से याद कर लो, या लेटरल में एल, जो मन कर रहा है। तो मीडियल साइड में किधर लाई करना है, मीडियल बेसल लोअर में राइट साइड, बस राइट की तरफ उसको लाई कर दो। जैसे हमने उधर पढ़ा था ना मिडिल लोब में पेशेंट को लाई कर रहे थे लेफ्ट साइड, तो ऐसे इसमें राइट साइड करना है। तो ठीक है, मिडिल में राइट साइड विद लो अंडर। उसमें सेंटीमीटर और इंच सब कुछ सेम है, जो अभी आप किस में पढ़ के आए हो, सुपीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर में सेम डिग्री सेम है, डिग्री विग्री का कोई चेंज नहीं होगा। ये देखो ऐसे। और इसमें लेटरल सेगमेंट में चले आओ, तो मैंने कहा ना एल टेक्निक से। तो इसमें आपको किधर करना है, पेशेंट शुड लाई ऑन अपोजिट साइड, यानी इसमें कर रहे थे राइट साइड, तो इसका अपोजिट यानी लेफ्ट साइड। बस इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं। इसमें लेफ्ट साइड बस, और बाकी डिग्री विग्री सब कुछ सेम रहेगा, और कुछ भी कोई अंतर नहीं है जो हमने इंटीरियर पोस्टीरियर वाले में पढ़ा था। बाकी सब कुछ सेम है, वो उतनी ही डिग्री पर, उतने ही सेंटीमीटर, उतना ही इंच। क्लियर। ये अभी हमारा कंप्लीट हो गया लोअर लोब के लिए। ठीक है, अब लोअर लोब में एक बात आती है कि सर लोअर लोब में दिक्कत है कि हमने टिल्ट कर रहे थे बेड। अब मुझे घर पे अगर किसी को कराना हो तो मैं बेड कहाँ से लाऊंगा वो वाला। तो फिर सर बेड टिल्ट करने की वजह से एक अल्टरनेटिव मेथड होता है लोअर लोब को करने के लिए। उसमें हम प्लोस, इतने ज्यादा प्लो लगाने पड़ते हैं 15 सेंट, इफ नॉट पॉसिबल टू रेस फुट ऑफ बेड, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड लोअर के लिए। 2 और 3 प्लोस लगाने पड़ जाते हैं। आप प्लेट, इसका साइज कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर या 6 इंच का। पहले पहले न्यूज़पेपर या प्लो ऐसा लगा लो क्योंकि इतना, फिर उसके बाद एक प्लो फंसा लो। तो यानी ये जो एरिया है कितना होना चाहिए, लगभग 15 सेंटीमीटर या 6 इंच का। तब आपका जो अपर वाला पार्ट है ऊपर आएगा और लोअर लोब से ड्रेनेज नीचे की तरफ हो पाएगा। बाकी वही, चेस्ट शुड बी टिल्टेड डाउनवर्ड, नीचे ही होनी चाहिए। अगर चेस्ट नीचे नहीं होंगे तो लेफ्ट जो अपर लोब है वो ऊपर कैसे आएगा, ऊपर आएगा तभी तो नीचे की तरफ सिक्रेशन होगा। तो शोल्डर नीचे की तरफ होने चाहिए, है ना। शोल्डर शुड नॉट रेस्ट ऑन, रेस्ट शोल्डर नहीं रेस्ट पे, क्लोज पे रेस्ट नहीं करनी चाहिए, वरना वो नीचे कैसे जाएंगे। अगर इसको शोल्डर नीचे की तरफ होने चाहिए। और ये कब, ये कहाँ के लिए होता है, घर के लिए। जब किसी को घर पे बताना होता है वहां तो बेड नहीं होगा, तो बस एक अल्टरनेटिव मेथड में क्या कर देते हैं, कुछ प्लोस फंसा देते हैं। और वो प्लोस का साइज कितना होता है, लगभग 50 सेंटीमीटर या 6 इंच। और ये सिर्फ लोअर लोब के लिए है ना, क्योंकि उसी में आपको बेड टिल्ट करना पड़ता है। क्लियर। मॉडिफाइड पोजीशंस, मॉडिफाइड पोजीशन कुछ नहीं होती। देखो ऐसा है कि यार ये मॉडिफाइड पोजीशन तो टाइम पास है। क्या इन्होंने क्या कर, इन्होंने ये बोल दिया कि मतलब अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, जिन लोगों के हेड में प्रॉब्लम है, आईसीपी बढ़ा हुआ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा, या कोई भी फेस में एडिमा है कुछ है, तो आप उनमें लोअर लोब का करा पाओगे, नहीं करा सकते। क्यों सर, क्योंकि आप लोअर बॉडी उठाते हो तो जो कुछ भी ड्रेन है वो अपर बॉडी में चला जाएगा।
अब किसी के हेड में स्ट्रोक आ रखा है या आईसीपी बढ़ा है, वो तो सब मर जाएंगे। फिर आपने टिल्ट कर दिया, सारा ब्रेन में प्रेशर बढ़ेगा और आपकी वजह से डैमेज हो गए, कौन जिम्मेदार? तो ये पोजीशंस बहुत सोच समझ के करानी होती है, हिस्ट्री पढ़ के, सब कुछ देख के। आप तो चले गए वार्ड में, हॉस्पिटल में वार्ड में गए और आपने कराना स्टार्ट कर दिया, पता चला वो अब पेशेंट तो ना बताएगा आपको कि उसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, उससे वो कौन सा पढ़ा लिखा है? आपको फाइल देखनी है कि इसका आईसीपी बढ़ा हुआ है कि नहीं। उसका आईसीपी बढ़ा हुआ था, आपने लेटाना स्टार्ट कर दिया, वो तो आप तो बढ़िया एप्रेन पहन के जाओगे, वो तो आपकी बात सुनेगा, डॉक्टर बोल रहे हैं वो करेगा। और उसने 15-20 मिनट करा और उसका आईसीपी रेस कर गया, सारा फ्लूइड आंखों आंखों में सब कुछ, और पता पड़ा खड़ी हो गई प्रॉब्लम भयंकर। तो बहुत सोच समझ के पोजीशंस कराई जाती हैं ये, पूरा उसके उसकी हिस्ट्री पता करके, उसको पता करके कहीं उसको स्ट्रोक अटैक्स तो नहीं आए थे पहले, सब कुछ, या फेस में एडिमा या आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तब कहीं जाकर कराई जाती हैं। तो मॉडिफाइड पोजीशंस में यही बोला गया कि जिन लोगों में ऐसी प्रॉब्लम है तो उनमें आप हेड जो लोअर लिम्ब है वो टिल्ट मत कराओ, मतलब लोअर लिम्ब का जो बैड साइड है लोअर साइड का, उसे ऊपर मत उठाओ। तो अब आप बोलोगे सर होगा कैसे, तो सीधी बात है, नहीं होता। 10% कुछ होता है तो होता है, वरना उससे कुछ नहीं होता। तो मॉडिफाइड पोजीशन ये होती है कि जब कुछ नहीं होता तो थोड़ा बहुत हम यही बोल देते हैं, ठीक है भैया बस पोजीशन में ले आओ, टिल्ट मत कराओ, जितना सिक्रेशन हो जाए उतना निकल जाते हो। फिर ये वो वाली बात हो जाती है, ठीक है, वही मॉडिफाइड पोजीशन है। यूज्ड व्हेन प्रिकॉशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, जब आइडियल पोजीशन आप नहीं कर सकते, जो होनी चाहिए कब, जैसे किसी का आईसीपी बढ़ा है तो वहां पर आप हेड ऑफ बेड कैन नॉट बी एलिवेटेड, तो फिर क्या करना है, तो शुड रिमेन फ्लैट इंस्टेड ऑफ हेड डाउन। हेड डाउन पोजीशन की जगह जो पोजीशन है बस हेड टिल्ट करके, बाकी सब वो करा दो जैसे कराते हैं हेड टिल्ट, और बाकी जो लोअर लिम्ब और जो अपर लोअर पार्ट है उसको टिल्ट मत कराओ। बाकी आप भी समझ रहे होगे सर क्या ही फायदे होंगे, तो मैं भी समझ रहा हूँ, ठीक है। इन सब के एडवांटेज क्या है, बहुत इजी टू लर्न है ना, बढ़िया। आप क्या कर सकते हो और भी, क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में भी कोऑर्डिनेटेड विद अदर एक्टिविटी, जैसे पोजीशनिंग स्किन, जैसे किसी को ऐसा, आप जब हॉस्पिटल्स में जाओगे ना तो बहुत जो पेशेंट लेटे हुए होते हैं 10-10 दिन से, बेड सोर्स के पूरे चांसेस होते हैं, तो हम उनको पोजीशनिंग करानी रहती है, उनको बोलते हैं साइड टिल्टिंग करो, ये करो, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपने अपनी पोजीशनिंग भी करा ली और उनकी पोजीशन भी चेंज हो गई, तो इससे उनको क्या होंगे, स्किन प्रेशर बहुत रिलीफ मिलेगा, बेड सोर्स नहीं बनेंगे उनके। यानी क्या हो गया, इसका एक बाय प्रोडक्ट मिल गया, वो तो ठीक है, लेकिन इसका एक बाय प्रोडक्ट भी क्या मिल गया, पोजीशनिंग चेंज होने की वजह से उनकी एक्टिविटीज भी हुई, और जो बेड सोर्स वगैरह बन सकते थे एक ही पोजीशन में रहने की वजह से नहीं बना। यानी ये कोई उसका डायरेक्ट फायदा नहीं है, डायरेक्ट फायदा तो सिक्रेशन निकलना है, इसका बाय प्रोडक्ट आपको एक तरीके से और मिल गया। बाकी और क्या क्या एडवांटेजेस, को आराम से कहीं भी, वो तो फालतू की बात है कि टीवी देखते हुए पढ़ते हुए, मतलब तो ऐसी पोजीशन आराम से कर सकते हो, कोई खर्चा नहीं है, पिलो और मैगजीन ही तो चाहिए, तो कॉस्ट एफिशिएंट है। डिसएडवांटेज क्या है कि भैया, सबसे बड़ी इसका डिसएडवांटेज है कि आप इसको ऑप्टिमल पोस्चर में लेके आओगे तभी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, और एक टाइम टेकन और ऑप्टिमल पोस्टर। अगर आपने इसको ढंग से ऑप्टिमल पोजीशन नहीं करी, आपने किसी को कुछ करा दिया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको पहले खुद पूरा ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हाँ इसको इसी पोजीशन में इस तरीके से, ऐसे फ्लो और ऐसे लिम्ब और ऐसे सबको सेटल डाउन करना है, तब आप पेशेंट को समझा पाओगे, तब वो पेशेंट, फिर पेशेंट भी प्रॉपर तरीके से करेगा, तब आपको रिजल्ट मिल पाएंगे। तो ये चीज आप बहुत ध्यान रखना है ना, कि पेशेंट को भी एक्टिव पार्ट करे, वो पेशेंट कोऑपरेटिव हो। और अगर बच्चे हैं तो फिर असिस्टेंस आपको चाहिए, उनकी माँ का, उनके जो भी, उनके जो देखने वाले हैं तो वो सब आपको असिस्ट करे, तब कहीं जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या, सारी खतरनाक चीजों में कॉन्ट्रा इंडिकेट है, खास करके देखो जहां कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है वहीं प्रिकॉशंस होते हैं। मतलब क्या, ऐसा क्या, तो आप सीधी सी बात है, क्या सर अगर किसी को मान के चलो, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि किसी को हिमोप्टेसिस नहीं कराना, लेकिन हिमोप्टेसिस में लिखा है सीवियर। हिमोप्टेसिस का मतलब होता है कि स्प्यूटम में ब्लड आ रहा है, तो प्रिकॉशन सब हेडिंग डालोगे उसमें लिखोगे हिमोप्टेसिस, हिमोप्टेसिस में करा सकते हो, मगर कब, जब हिमोप्टेसिस सीवियर ना होकर माइल्ड हो। और वहीं हिमोप्टेसिस सीवियर हो गया तो फिर आप नहीं कराओगे। तो कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई तब ये नहीं कराना है, सीवियर और थोड़ी बहुत माइल्ड है तो करा सकते हो। तो मगर हेड इंजरी है, सीबी है, आईसीपी, तो वहां तो बिल्कुल ही नहीं कराना। हाइपरटेंशन है, किसी को इसेफेगेटोमी हो रखा है ना, सीवियर हिमोप्टेसिस हो रहा है ना, स्प्यूटम आ रहा है ब्लड में, एन्यूरोमस हो रहा है, एन्यूरोमस जानते हो, आर्टरी की बैलूनिंग हो जाना। अब नॉर्मल आर्टरी कैसी होती है, उसकी में एन्यूरोमस बन जाना, ये नॉर्मल आर्टरी होती है, मगर नॉर्मल आर्टरी में क्या हो जाए, बैलूनिंग हो जाए, यही जो उसकी वॉल है वो इस तरीके से हो जाए। तो इससे क्या होगा, जब ये एब्नॉर्मल एन्यूरोमस बनेंगे, बैलूनिंग होगी, तो ये क्या होगी, जो आउटर लेयर है वो वीक पड़ जाती है, ठीक है। तो उन केसेस में मत कराओ। पल्मोनरी एडीमा या इम्फाइजिमा हो, इम्फाइजिमा सीओपीडी में पढ़ के आए थे, इम्फाइजिमा, आपके जो ईयर सैक होते हैं वो एब्नॉर्मली वाइडेंड हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में नहीं कराया जाता है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स भी पढ़ चुके हैं हम, या कार्डियक अरिथमिया हो, हार्ट हार्ट बहुत डिस्टर्ब हो,
हाइटस हर्निया का मतलब होता है कि जो आपका स्टोमक, हर्निया का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना, कोई भी चीज कहीं की किधर चली जाना। और हाइटस हर्निया का मतलब होता है जो स्टोमक का पार्ट है ना, वो ऊपर की तरफ चले जाना, पार्ट ऑफ स्टोमक शिफ्टेड टू चेस्ट। तो उस केसेस में आपने वैसे ही उसको हाइटस हर्निया था, आपने लोअर पार्ट और उठा दिया, तो स्टोमक का पूरा ही हर्निया आपने चेस्ट में करा दिया, आपने उसको सब खराब कर दिया। फेशियल इडीमा है तो पहली इडीमा है, आपने पैर और उठा दिए तो सब खराब। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है वो है लोअर लोब, क्योंकि वहां पर आपको उठाना पड़ रहा है, वरना बाकी कोई दिक्कत नहीं खड़ी कर रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। लोअर लोब भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वरना अपर लोब में तो आपको इतना कोई था ही नहीं, वैसी पोजीशन थी तो सीक्रेशन हो जाता है। किसी का आई ऑपरेशन हुआ है, डायफ्रामेटिक हर्निया या हेमोडायनेमिक अनस्टेबल है, तो उन सब उनमें बिल्कुल भी आप इनको नहीं कराएंगे। फिर अगर प्रिकॉशन डालना है तो वही सारी चीज है, सारी चीजों को माइल्ड रख दो। जैसे भले पल्मोनरी एडीमा कर में करा सकते हो लेकिन माइल्ड हो, हेमोप्टाइसिस में करा सकते हो, मैसिव ओबेसिटी हो, है ना, लार्ज प्लूरल इफ्यूजन हो, मैसिव एसाइटिस मतलब एसिडिटी वगैरह हो, इन सब में करा सकते हो लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन लेके, बस और कुछ नहीं। अब पोस्टल ड्रेनेज एट होम, many patients who require postal drainage as home are able to carry out treatment effectively and independently by using the post expiration technique। ये क्या है, घर पर भी देखो, कल मैं आपको अब लास्ट लेक्चर में एसीबीटी पढ़ाऊंगा, एक्टिव साइकिल ब्रीथिंग टेक्निक, उसके 3 पार्ट होते हैं, उसके अलग अलग डिफरेंट 3 फेज पढ़ोगे। पहला पढ़ोगे ब्रीथिंग कंट्रोल, सेकंड पढ़ोगे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज या थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज, और थर्ड वन पढ़ोगे एफईटी, पोस्ट एक्सपायरेशन टेक्निक, और उसी को हफिंग भी बोलते हैं। ऐसे करते हो कभी भी कफ आया है, कफ में कैसे करते हो, इसी को फोर्स एक्सपेंशन, एकदम फोर्स के साथ सांस निकला, इसी को हफिंग बोलते हैं, ठीक है। ये लेकिन ये अलग से एसीबीटी का पार्ट है, उसमें भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अलग से एफईटी भी पूछते हैं, तो एफईटी भी 2 मार्क्स में पूछते हैं, तो एफईटी हम अलग से समझेंगे। हफिंग करना, तो अभी तो मैंने कहा था जब पूरा सिक्रेशन आएगा तो हफिंग करना भी सिखाना पड़ता है, तभी तो सिक्रेशन बाहर निकालोगे। यहाँ तक तो आ गए, हफ करके तभी तो बाहर निकालोगे, तो फोर्स एक्सपायरेशन टेक्निक भी आपको सिखानी पड़ती है। प्लस साथ साथ में आप इसमें एफईटी के साथ साथ इसमें परकशन ये सिखाऊंगा, परकशन होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। ये जो आपके कंटिन्यूसली लेग पे आपके लंग्स पर टैप करते हैं, परकशन इस तरीके से होता है, वाइब्रेशन इस तरीके से, सेकिंग अलग अलग। अभी मैं ये जब लेक्चर्स होंगे तब समझाऊंगा ये सब क्या करते हैं। जो एकदम टिडीनेस होती है, जो सिक्रेशन बहुत ज्यादा टाइट है, वो पोजीशंस में नहीं हट रहे, तो हम क्या उसको पोजीशंस में ले लिया, फिर आपने ये भी कर दिया साथ में, तो उससे क्या होगा, आपके ये करने आपने क्या एक मैकेनिकल प्रेशर दिया, जिसकी वजह से जो सिक्रेशन है वो लूज हो गए। तो आप इसको जो परकशन है, वाइब्रेशन है, शेकिंग है, ये आप इसको ऐड कर सकते हो पोस्टल ड्रेनेज के साथ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसको हम समझेंगे कि वाइब्रेशन और ये सब परकशन कैसे किए जाते हैं, क्या है, बस लेकिन इतना समझ लो कि ये मैकेनिकल प्रेशर यूज करते हो, आप किसी को मारते हो तो उसको लूज कर रहे हो मैकेनिकल प्रेशर देके, ठीक है, एक हीट देके। तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो वही लिखा हुआ है कंजशन टू फोर्सफुल एक्सपायरेशन टेक्निक, आप साथ में शेकिंग परकशन जोड़ दोगे ना, जो थोड़े से डिसेबल्ड हैं तो आप उनके और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या फिर सिंपल लैंग्वेज में कोई दूसरी लैंग्वेज में लिखा है कि जो लोग पेशेंट खुद सिक्रेशन अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे हफ से, तो आप उन पर शेकिंग परकशन कर दो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो यही सारी, और फिर वही, और पेशेंट को साथ साथ में रिलैक्स डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग भी सिखाओ हर पोजीशन के बाद। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, नाक से सांस लो, स्टमक है बाहर आना चाहिए, वही सब, और जब सांस अंदर लो तो स्टमक अंदर जाना चाहिए। ये क्या होती है, कंट्रोल्ड ब्रीथिंग, पहले भी बता चुका हूँ। फिर वो ये ना, जिससे क्या होगा, फिर पेशेंट रिलैक्स होगा और कुछ नहीं। तो इन दिस वे द पेशेंट इज मेड टू रियलाइज दैट ही कैन मैनेज हिज फिजियोथेरेपी इंडिपेंडेंटली एट होम। ऑल्सो बच्चों को कैसे कराना है, अगर ये बच्चे हैं तो उनकी माँ को सिखा दो, आप तो करा नहीं सकते हर बार घर पे जाके, तो उनके माँ को सिखा दो। तो ऑल्सो बेबीज एंड स्मॉल चिल्ड्रन कैन बी गिवन पोस्चरल टेनिस, बट माँ उनको अपनी नी पे ले लेती है वही पोजीशंस में और करा लेती है। लेकिन हमेशा याद रखना ये सारी चीजें खाना खाने से पहले करी जाती है, वरना वोमिट कर दोगे, क्योंकि ऐसी ऐसी पोजीशन से पेट के बल लेट रहे हो, ब्रोन में दबा रहे हो, पता पड़े सब खाए और सब बाहर। तो बच्चों में भी और बड़े में भी तो फीडिंग पूछी जाती है कि फीड तो नहीं कर लिया, फीड कर लिया तो पोस्चरल टेनिस हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। तो पहले फीड का पूछ लो, बोल नहीं करा उससे पहले ही आप इन सबको कराओ, क्लियर। तो ये था हमारा कंप्लीट, दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर पोस्चरल ड्रेनेज।